मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था, सीरीज चल रही थी, उसी में बात करते हैं। आपको मालूम है जो जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 50 नंबर का निबंध हिंदी में आएगा और हर सब्जेक्ट के लिए ये अनिवार्य है। यानी हिंदी का निबंध सभी के लिए अनिवार्य है और बहुत आसान नंबर इनको हासिल करना है। देखिए, 20 नंबर का आपसे पूछा है, व्याख्या करवाएंगे, कुछ ऐसा आपको पैराग्राफ देंगे जो आपका अपठित होगा, और 50 नंबर का तो सीधे सीधे आपको निबंध। 70 नंबर तो ये टोटल 2 ही क्वेश्चनों से आपके होने वाले हैं, 2 ही चीज़ों से होने वाले हैं, तो इनको सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग आज बात करेंगे, देखिए कोई ना कोई एक निबंध आज हम लोग पढ़ लेते हैं। कई निबंध हमने पढ़ा दिए हैं पीछे, और निबंध के हम हेडिंग्स ला करके आपको एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ आप पूरा का पूरा देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें देखिए कोई ना कोई निबंध पर हम लोग अभी बात करते हैं। संस्कृति है, ये देखिए सारे, देखिए आपको मालूम है जो पीछे का पेपर हुआ है, इसमें 6 निबंध दिए जाते हैं, 6 में से कोई भी एक आपको करना होता है। तो सबसे पहले ये 6 हम लोग पूरे कर लेंगे, उसके बाद जो एरिया दिया गया है सिलेबस में उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कौन सा टॉपिक, कौन सा हमको कर लेना चाहिए, कौन कौन सा हुआ है, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, पहले वाले पेज पर ही बात कर लेते हैं, यानी गद्य जीवन संग्राम की भाषा। तो गद्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले निबंध लिखने का एक तरीका देखिए कि जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और तुरंत अपने दिमाग में एक कहानी सेट कर लेंगे, फिर तथ्य उसके अंदर डालते चले जाएंगे। और हेडिंग्स आपको मना करते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि जो निबंध आप लिखें उस निबंध में हेडिंग जरूर डालें। मान लीजिए किसी भी निबंध में आपने 15 हेडिंग डाल दी हैं, तो अगर हर हेडिंग पर 2 नंबर एग्जामिनर देगा, बुरा भी लिखा है, बेकार भी लिखा है, तब भी कुल मिलाकर के 30 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और बहुत अच्छा लिखा, 2.5 नंबर दे दिया, 40, 35, 36 नंबर हासिल कर सकते हो। तो हेडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। हाँ, अगर अपना सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू के लिए जो 100 टॉपिक हमने तैयार कराए हैं उनको पढ़ लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम करा देंगे। ये जो नोट्स आपके पास हैं वो नोट्स ही रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़, हिंदी के भी जो नोट्स हैं उन हिंदी के सारे सिलेबस को मैंने कवर किया। देखो, पूरी अगर ग्रामर की किताब पढ़ेंगे हिंदी की तो आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है। इस 30 दिन में अगर किताब पढ़ेंगे, उसे रटने में टाइम देंगे, या फिर लिखने में प्रैक्टिस में टाइम देंगे, या फिर अपना सब्जेक्ट तैयार करने में टाइम देंगे, तो आपके पास इतना आप टाइम बचा ही नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी और जो बेकार चीज़ें हैं वो छोड़ना पड़ेगी। तो जो नोट्स जो हैं, इन नोट्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, हिंदी में भी और उर्दू में भी। उर्दू के तो ऑलरेडी हमने कहा है कि सभी के पास पहले ही लगभग पहुंच चुके हैं। जो अगर नहीं है तो आप ये नंबर जो आपका स्क्रीन पे है 63 86 492 279, इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। और अगर टीजीटी नई वैकेंसी जो आने वाली है और पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए अगर आपको तैयारी करना है उर्दू सब्जेक्ट में, तो फिर आपको जो है वो अपनी किताब शाहीन मंगवा लेनी चाहिए, जो स्क्रीन पर दिखती है, नंबर यही रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे। पहले तो ये देखिए गद्य, एक चीज यहां से आप देखिएगा, तो गद्य यहां पर ये देखिएगा कि हिंदी साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं, पद है और गद्य है। एक चीज और यहां पर ऐड कर सकते थे हम, देखो आपको चीजें बताएंगे, पूरा पढ़ेंगे नहीं, ये चीजें बताएंगे कि हेडिंग के अंदर आप क्या डाल सकते हैं। तो प्रस्तावना लिख रहे हैं, यानी गद्य के बारे में बता रहे हैं, तो गद्य और पद जो है वो किसी भी भाषा में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किसी भी भाषा के साहित्य को समझने के लिए आपको गद्य और पद का अध्ययन करना होता है। और गद्य हमेशा हर भाषा में, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हर भाषा में पद्य के बाद में ही जन्म हुआ है। तो ऐसे ही हिंदी में सबसे बाद में जो विधा आई है वो गद्य आई है, पहले पद्य आई है। ये चीजें आप यहाँ पर डाल सकते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पद्य भावना, कल्पना और सौंदर्य का माध्यम है। ठीक है, आगे देखिए, जब गद्य जीवन की वास्तविकताओं और संघर्ष और अनुभवों का सशक्त रूप है। आधुनिक युग में गद्य ने समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं, आकांक्षाओं और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसी कारण कहा जाता है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। तो जीवन संग्राम की भाषा गद्य काहे है? क्योंकि उसने जीवन के हर चीज को व्यक्त करने की कोशिश की है गद्य ने। क्योंकि पोएट्री करना सबके बस की बात नहीं है, काव्य लिखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन गद्य सबके बस की बात लिखना भी है और समझना भी है। तो इसलिए गद्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। तो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं इस बीच में, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में गद्य का अर्थ आपको मालूम ही है, गद्य शब्द संस्कृत के इससे निकला है। ये चाहो तो ना लिख सकते हो, जिसका अर्थ देख लीजिए, ये सीधे सीधे लिख दीजिए, ये लाइन काट दीजिए यहाँ तक। देखिए, चीजें छोटी भी कर सकते हो, चीजें बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, सरल, स्वाभाविक तथा व्यावहारिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति को गद्य कहा जाता है। सॉरी। तो यहां तक बात आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। इसने
कृत्रिमता जो है की अपेक्षा सहजता और स्पष्टता का अधिक महत्व दिया होता है। चलिए पहले पानी पीते फिर बात करते हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब है जीवन संग्राम की अवधारणा। एक चीज़ हम आपको और बता दें, देखिए सबसे पहले जो निबंध है, ये निबंध है, इसको अपनी कॉपी पर लिखिए। इसमें पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग यानी 15 हेडिंग है। वो पहले सबसे पहले एक पेज पर 15 हेडिंग लिख लीजिए। हर निबंध के बारे में आपको ऐसे ही करना है। जो नोट्स हमने दिए हैं उसमें भी सबसे पहले आपको वो पढ़ने से पहले निबंध के बारे में हेडिंग ज़रूर याद कर लीजिए। फिर हेडिंग के अंदर क्या लिखना है उसको 1-2 बार आप पढ़ेंगे। अगर ऐसे ही याद रहता है ऐसे ही लिख दीजिए। अपने नोट्स में जो चीज़ें बताई गई हैं अगर वैसे याद रहता है तो वैसे लिख दीजिए, जैसे भी आपको याद रहता है। नहीं याद रखता है तो बना करके भी लिख सकते हो, लेकिन जब लिख सकते हो जब हेडिंग आपको याद हो। दूसरी बात, हेडिंग ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका क्रमिकता जरूरी नहीं है। अब आगे देखिए, इसके बाद में जीवन के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो यह आपके सामने ही है। देखिए जीवन संग्राम में अगर देखेंगे, जीवन संग्राम का अर्थ है मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्ष, चुनौतियां, कठिनाइयां और उनसे जूझने की प्रक्रिया। तो इसमें और चाहे वर्ड बढ़ा सकते थे, संघर्ष है, वर्ड जो है जैसे यहाँ दिया गया है, चुनौतियाँ दिया गया है, कठिनाइयाँ दिया गया है, या फिर सामाजिक परिस्थितियाँ दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के संघर्ष करता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, मानसिक समस्याओं से संघर्ष ही जीवन संग्राम कहलाता है। तो जीवन संग्राम में सारी चीज़ें यानी जो चीज़ मूलभूत है जीवन जीने के लिए वो सब जीवन संग्राम में शामिल हैं। तो बस इतनी बात हम बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे नोट कर दीजिएगा। गद्य इन्हीं संघर्षों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे देखिए गद्य और यथार्थ का संबंध। तो गद्य हमेशा यथार्थ के संबंध को ही दर्शाने की चेष्टा रखता है। यही वजह है कि पद्य जो है वो थोड़ा सा उसमें अपेक्षा अनुप्रास वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन गद्य में स्पष्टता रहती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हो कि पद्य में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, सौंदर्य का वर्णन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसमें जो है वो सच्चाई से अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसमें नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ आप डाल सकते हो। गद्य का सबसे बड़ा गुण उसका यथार्थवाद है। यह जीवन को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है। इसमें कल्पना की अपेक्षा अनुभव और सत्य का महत्व अधिक होता है। समाज की समस्याएं, गरीबी, शोषण, अन्य बेरोजगारी तथा मानवीय संवेदनाएं गद्य के प्रमुख विषय हैं। तो यहाँ पर ये सारे विषय होने के साथ साथ जैसे मजदूरी यहाँ पर वर्ड बढ़ा सकते थे, गरीबी बढ़ा सकते थे, गरीबी तो चलो यहाँ दिए गए है, मजदूरी बढ़ा सकते थे, परिश्रम वर्ड बढ़ा सकते थे, यानी सेंटेंस को कितना भी लंबा करके और चीज़ें इसमें बढ़ाई जा सकती थी। अब आगे देखो गद्य की विशेषताएं। तो गद्य के विशेषताओं में भी आप बहुत सी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ऐसे सोचिए गद्य की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। सरल है, समझने में आसान है, बोलने में आसान है, लिखने में आसान है, ये सारी उसकी विशेषताओं में ही तो आएगा। समाज को समझाना और उसको सुधारने में भी इसका अहम मतलब आसानी है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर डाल सकते हो। हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि इसके अंदर और चीज़ें क्या बढ़ाई जा सकती हैं। और चाहो तो यही सरल, स्पष्टता, अभी देखो सरल तो मैंने बताई है। इसमें प्रभावशाली तथा संप्रेषणीय होता है। इसमें तर्क, विचार और विवेचन का समावेश रहता है। गद्य में लेखक अपने विचारों को बिना किसी छंद, हमने वही बातें बताई हैं, छंद अलंकार के सहज रूप से प्रस्तुत करता। यही कारण है कि गद्य जन सामान्य तक शीघ्र पहुंचता है। तो वो चीज़ें हैं आप अपनी भाषा में ज़रूर बढ़ डालिएगा। बिल्कुल साहित्यिक भाषा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, क्योंकि वो आपका IQ लेवल टेस्ट करेगा इसके ज़रिए। आगे गद्य की प्रमुख विशेषताएं। गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विधाएं। देखिए ये विधाएं क्या हैं तो आपको मालूम ही है, ये सारी चीज़ें विधाएं ही आती हैं। देखिए यहाँ से उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, यहाँ पर शायद एकांकी का नाम नहीं दिया है, स्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है, साथ साथ में आलोचनात्मक जैसी, यानी इसमें और एकांकियाँ आपको बढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, धारावाहिक है, और भी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, रेडियो है, इंटरव्यू है, और भी बातें इसके अंदर विधा बढ़ाई जा सकती हैं। इन सभी विधाओं ने जीवन के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण मिलता है। तो ठीक है, अब हिंदी गद्य का विकास यानी साहित्य, अब इसका बता दीजिए। गद्य का साहित्य में आपको मालूम होना चाहिए भारतेंद्र युग जो है उसी से शुरुआत होती है। हमने आपको कई बार कहा है कि हिंदी जो है, इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार मोटा मोटा। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी वो 12वीं का और हाई स्कूल का, इन दोनों का मॉडल पेपर ज़रूर पढ़िएगा। आपको मॉडल पेपर हर हाल में पढ़ना है। हाई स्कूल का तो 1000% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किताब कोई हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप नोट्स अपने पढ़ते रहिए, काफ़ी है।
आप गद्य में देख लीजिए क्या ये सारी चीजें यहाँ वहां से पता चल जाएंगी। तो हिंदी गद्य का जो व्यवस्थित विकास आधुनिक काल में हुआ, ठीक है, भारतेंद्र युग में। अब ये देखिए कौन कौन है, महावीर द्विवेदी हैं, परिष्कृत और अनुशासित बनाया इन लोगों ने। प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये देखिए सब छायावाद के हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत हैं, और भी नाम इसके अंदर बढ़ाए जा सकते। तो उस दौर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो सुमित्रा कुमारी चौहान हैं, वो यहाँ पर नाम बढ़ाए जा सकते थे। यानी वो नाम बढ़ाए जा सकते थे यहाँ पर जो 1900 से पैदा हुए हैं और 1900 से लेकर के 1950 के बीच के कवि या साहित्यकार रहे हैं। तो उन लोगों का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते थे, इनने सबसे ज़्यादा गद्य में काम किया। आगे देखिए, समाज का दर्पण है गद्य। अब देखिए गद्य, हालांकि दर्पण समाज का तो पद भी होता है, लेकिन दर्पण सरल भाषा में, सरल चीज़ों में समाज का विकास करने का काम गद्य कर देता है और समाज को सुधारने का। तो यहाँ पर इसलिए दर्पण गद्य को कह दिया है। इस नज़रिया को भी दिमाग में रखिएगा। देखिए हम हिंदी के मतलब हिंदी पढ़ाते नहीं हैं, और बहुत ज़माने पहले हमने हिंदी बीए में पढ़ी थी, और उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया हिंदी को, चूँकि हम उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं। लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से चीज़ें बता पाएँ। बाकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नंबर पर संपर्क करके अपना सुझाव दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। जो भी चीज़ है, अपनी किताब मंगवानी है या जो भी नोट्स लेना है, सारी चीज़ें उस नंबर पर ही होंगी जो 638642 है। आगे देखिए गद्य का दर्पण कैसे। गद्य समाज का वास्तविक दर्पण है, जिसमें समाज की इच्छाओं और बुराइयों, अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का चित्रण होता है। सामाजिक कुरीतियाँ, अब बुराइयाँ देखिए, सामाजिक कुरीतियाँ, जातिवाद, दहेज, भ्रष्टाचार, स्त्री शोषण, आर्थिक विषमता जैसे समस्याओं का गद्यकारों ने प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत किया है। आप देखिए मुंशी प्रेमचंद को ये सारी चीज़ें उनके वहाँ मिलती हैं, उनकी ये खूबी ही है लेखन की। इससे समाज में जागरूकता उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए गद्य सामाजिक परिवर्तन, तो वही चीज़ें हैं, परिवर्तन कैसे कर देता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज परिवर्तन की प्रभावी माध्यम भी है। और अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सुधार, समानता, लोक स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। गद्य ने समाज को नई सोच और नई दिशा प्रदान की। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अब प्रेमचंद और जीवन संग्राम, तो प्रेमचंद एक विशेष यहाँ पर हेडिंग हमने डाल दी गई है। अब यहाँ पर प्रेमचंद का विशेष इसलिए डाल दिया गया है कि हिंदी साहित्य के गद्य में मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ये हेडिंग डाली गई है यहाँ पर, और इस हेडिंग को तो चाहो इस्तेमाल करो और चाहे ना करो, इसे चाहो तो आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो इतिहास जब बता रहे थे तो वही चीज़ें ये वाली वहाँ बढ़ाई जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आधुनिक जीवन में गद्य की उपयोगिता। अब जो आधुनिक जो यानी वर्तमान में जो जीवन है उसमें गद्य की उपयोगिता क्या है, तो बहुत ज़रूरी है। गद्य की उपयोगिता आप ऐसे देखिए कि अगर आप अच्छे गद्यकार हैं, आप अच्छे गद्य को समझ पाते हैं, साहित्य को समझ पाते हैं, तो फिर निबंध लिखना कितना आसान हो जाएगा। आप अगर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, तो फिर खास तौर से ये चीज़ें, या पत्रकारिता करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसकी भूमिका देख लीजिए कि आज का वैज्ञानिक युग, ठीक है, तकनीक और संचार का युग है, उसके बावजूद शिक्षा, प्रशासन, न्याय, पत्रकारिता, विज्ञान, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी क्षेत्रों में गद्य का उपयोग होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज तथा डिजिटल माध्यम मुख्यतः गद्य पर आधारित हैं। बिल्कुल हैं। गद्य और मानवीय संवेदनाएं, तो मानवीय संवेदनाओं में आपको पता है कि गद्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं, जो पीछे हम लोग कर सकते हैं। यानी जो 8 रस हैं, ठीक है, शायद 9 रस हैं जो भरत मुनि ने बताए हैं, वो 9 के 9 रस जो हैं वो मानवीय संवेदनाओं में ही आते हैं गद्य के, उनका गद्य में वर्णन होता है। तो वो यहाँ पर 9 रस में से जितने रस आपको याद आ जाएं वो सारे इस हेडिंग के अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम डाल देंगे तो और आपका प्रभावशाली निबंध बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, खैर गद्य में केवल समस्याओं का वर्णन नहीं करता बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त करता है। इससे प्रेम, देखो आ गया वही रस, देखो करुण, त्याग, सहानुभूति, संघर्ष, आशा तथा विश्वास, और भी आते हैं करुणा, भय, ये सारी संवेदनाओं जैसे मानवीय मूल्यों का चित्रण मिलता है। यही आज पता नहीं क्या हो गया, बहुत छींक आ रही, खांसी आ रही। अब यहाँ पर देखिए संवेदनशीलता, तो ये सारी कठिनाई जो है वो इसमें दिखाई देती हैं। हमने कहा रस जो है, हम आपको हेडिंग के अंदर एक पॉइंट बता करके चलते हैं, उसको ध्यान में अगर रख करके आप ऐसे निबंध लिखेंगे तो बहुत आसान होगा। तो रस हमने बताए थे 9 हैं, उनमें से जितने रस याद आ जाए वो यहाँ ठोक दीजिए, ठीक है। आगे देखिए गद्य की भाषा और शैली, तो भाषा में कैसी होगी, जो रोज़मर्रा की बातें होती हैं वो इस भाषा के अंदर डालेंगे आप, खासतौर से खड़ी बोली और खड़ी बोली से मेल जोल खा करके जो भाषाएं बनी हैं वो,
ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रज भाषा और उससे पुरानी भाषा है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, पाली है, उनके नाम भूल करके भी इसके अंदर मत डालिएगा, क्योंकि गद्य का विकास ही आपको मालूम होना चाहिए लगभग 1857 के आसपास से ही हुआ है। यानी इसके आसपास की जो सामान्य भाषाएं थी उनका इस समीकरण है गद्य में, और उससे पुरानी भाषाएं ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है और फलानी और ढिमकानी, ये सब मत इसके अंदर घुसड़ देना। तो इसमें जो है ये सब बकवास चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, भाषाओं में समाज में विकास के अनुसार, ठीक है, बदलती रहती हैं। तो भाषाएं तो बदलती रहती हैं, कहीं सरल भाषा का प्रयोग होता है तो कहीं साहित्य एवं गंभीर भाषा का। लेखक अपनी शैली के माध्यम से पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। स्पष्टता, प्रभाव और तर्कशीलता गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें बहुत सी भाषाएं ऐसे इस्तेमाल हुई जिन्होंने गद्य के विकास को, हम अपने पास अब इसमें बताते चले जाते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी भाषाएं इस्तेमाल हुई, प्रयोग की गई हैं हिंदी साहित्य के गद्य में, जिसने गद्य को और प्रभावशाली बना दिया। उनमें जैसे खड़ी बोली ने सबसे बड़ी भूमिका हिंदी साहित्य के गद्य में निभाई है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी बातें इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। बहरहाल वर्तमान संदर्भ में गद्य का महत्व। अब वर्तमान संदर्भ में महत्व क्या है? वर्तमान में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जितनी भी है वो सब गद्यात्मक है। हम जो भी जिंदगी की शैली करते हैं, फिल्म के जितने डायलॉग होते हैं वो गद्य में होते हैं, फिल्में हम जो भी देखते हैं वो गद्य में होते हैं, ड्रामे के जितने डायलॉग होंगे वो गद्य में होंगे, जिंदगी में जो भी चीज़ हम बोलेंगे वो गद्य में होगा, भाषण हम देंगे वो गद्य में होगा, पत्रकार न्यूज़ सुनाएगा, पत्रकारिता करेगा वो गद्य में करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एरिया बता रहे हैं कि वर्तमान में इसकी कहाँ कहाँ कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वही मीडिया है, ब्लॉग है, सोशल शोध है, लेखन है, भाषण है, पत्रकारिता है, ये वही चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। टेलीविज़न की खबरें हैं, चाहे वो मतलब जो है दृश्यात्मक हो, चाहे वो श्रविक हो, यानी सुनने के लिए हो, ऑडियो की। आगे निष्कर्ष, एक हेडिंग, एक दो जो है वो प्रस्तावना जो है वो, और एक निष्कर्ष, इन दोनों हेडिंगों को कतई नहीं भूलना और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें देने की कोशिश करना। देखिए, निष्कर्ष कहा जा सकता है, तो निष्कर्ष के बारे में हमने तुम्हें बताया था। ये पूरा निष्कर्ष आप यहाँ से पहले देख लीजिए। जो निष्कर्ष आपको दिख रहा है, ये निष्कर्ष पहले आप यहाँ से देखेंगे, और देखने के बाद में क्या होगा, यहाँ से आप अगर देखेंगे, इसीलिए गद्य के मानव जीवन के संघर्ष का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम माना जाता है। तो ये पूरी यहाँ तक समझ गया बात। अब गद्य निष्कर्ष में हमने तुमको कई बार बताया क्या करना है। जितनी हेडिंग हैं, और इन हेडिंग में जो आपने पहले की 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हैं यहाँ तक है तक, इसी तरह से दूसरी हेडिंग को अगर आप देखें, जैसे यहाँ तक आपने जितना भी लिखा है बोलना, इस तरीके से इनको आपस में सारे हेडिंग्स के 2-2 लाइन ले करके निष्कर्ष में लिख दीजिए। और निष्कर्ष में लिखने के बाद में उनमें जो है लिखने के साथ साथ में क्या करना है, अपनी जो वाक्य लिखेंगे उनमें संबंध भी रखना जरूरी है, यानी उर्दू में जैसे तसलसल कहते हैं। ठीक है, यहीं तक हमने को बात करनी थी। 6386 पर आप वहाँ संपर्क करके अपनी किताब शाहीन को मंगवा सकते हैं। उर्दू के नोट्स अगर GIC मेंस के लिए मंगवाना है तो मंगा सकते हैं, हिंदी के भी नोट्स आप मंगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने टॉपिक निबंध दिए गए हैं वो सारे निबंध, देखिए ये तो बहुत आसान निबंध हैं जो 6 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं पुराने पेपर में। अब इसके अलावा जो एरिया दिया गया है उस एरिया में छांट करके निबंध लिखना बहुत कठिन काम है, कहाँ से वो बनाएगा, तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। और एक करंट का निबंध जरूर याद रखिएगा। जैसे उस टाइम पर जो पेपर हुआ था तो आज़ादी का जो है वो महोत्सव मनाया गया था, आज़ादी महोत्सव पर उन्होंने निबंध पूछा था। तो इस टाइम जो है वो AI पर निबंध आपसे पूछ सकता है, ये हो सकता है तो आप तैयार कर सकते हैं। AI पर जन आक्रोश पर पूछ सकता है, जन भागीदारी, लोकतंत्र में जन भागीदारी पर पूछ सकता है। ठीक है, सरकारी योजनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी योजनाएं आप निबंध पूछ सकता है, करंट के मुद्दे हैं, या फिर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और उनके सुधार पर सुझाव देते हुए निबंध आपसे पूछ सकता है। तो करंट के मुद्दे पर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।